नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा काजी। इस सेगमेंट में हम उन खास और जरूरी खबरों की चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकती हैं। ये बीते हफ्ते की वो बड़ी खबरें होती हैं जिनके इर्द गिर्द आपकी परीक्षा के सवाल बनाए जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। जल्द लागू होगा डिजिटल इंडिया एक्ट, इंटरनेट के लिए तय होंगे नियम, सोशल मीडिया पर लगेगी लगाम। जारी हुआ आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, देश में बेरोजगारी दर में आई कमी, शहरी क्षेत्रों में बढ़ा श्रमिक जनसंख्या अनुपात। इसरो को मिलेगा अपना दूसरा स्पेस पोर्ट, तमिलनाडु में स्थापित होगा यह स्पेस पोर्ट, निजी क्षेत्र द्वारा होगा इसका प्रयोग। पश्चिमी घाट में हुई ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति की खोज, ज्ञात प्रजातियों में से 12% है अलग, डीएनए विश्लेषण से हुई पुष्टि। और स्ट्रोक की स्थिति पर लैंसेट जर्नल ने साझा की रिपोर्ट, 2050 तक 10 मिलियन मौत का कारण बनेगा स्ट्रोक, निम्न और मध्यम आय वाले देश होंगे अधिक प्रभावित। तो चलिए विस्तार से खबरों पर डालते हैं नजर। तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य को देखते हुए सरकार डिजिटल इंडिया अधिनियम यानी DIA 2023 को लाने की तैयारी कर रही है। यह अधिनियम 2 दशक पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित करेगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। इस नए कानून का उद्देश्य 21वीं सदी की डिजिटल क्रांति के साथ तालमेल बिठाते हुए इससे होने वाले अपराधों को रोकना है। 2000 का IT अधिनियम उस समय लाया गया था जब इंटरनेट अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। वर्तमान में भारत में इसके उपयोगकर्ता बढ़कर 850 मिलियन तक पहुंच गए हैं। इंटरनेट के विकास के साथ ही साइबर स्टॉकिंग और ट्रोलिंग जैसे अन्य डिजिटल चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही उत्पन्न होने वाले अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ये कानून अहम है। आपको बता दें कि प्रस्तावित DIA डिजिटल क्षेत्र में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के साथ ऑनलाइन सुरक्षा पर जोर देगा। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ब्लॉकचेन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए दिशा निर्देश प्रदान करेगा। DIA इन्हें नैतिक रूप से जिम्मेदार भी बनाएगा। DIA प्रौद्योगिकियों के प्रयोग को नहीं बल्कि इनसे संबंधित खतरों से बचने के लिए डाटा गोपनीयता को बनाए रखता है, साथ ही जवाबदेही को भी बढ़ावा देता है। इससे इतर DIA को लेकर कई तरह की चिंताएं भी सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि नियमों के सख्त होने के कारण नवाचार, व्यापार, उद्यमशीलता और विदेशी निवेश पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो सकती है। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा श्रेष्ठ योजना लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति बहुल इलाकों में रेजिडेंशियल हाई स्कूल्स बनाए जाएंगे। स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज श्रेष्ठ का विस्तृत रूप है। इस स्कीम में अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राओं को शामिल किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान एवं समग्र विकास के लिए माहौल प्रदान करना है। स्कीम के तहत करीब 3000 बच्चों का चयन किया जाएगा। इसके लिए कक्षा 9वीं तथा 11वीं से 1500 विद्यार्थी चुने जाएंगे। हालांकि इस योजना के लाभार्थी वही छात्र होंगे जिनके माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए है। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से इन बच्चों का चुनाव होगा। प्रत्येक वर्ष NTA यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। छात्रों को स्कूलों के विकल्प उनकी योग्यता के अनुसार दिए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले छात्रों की स्कूल फीस और हॉस्टल फीस सहित पूरी फीस माफ कर दी जाएगी। ये योजना गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित तथा अनुदान प्राप्त संस्थानों में आवासीय उच्च विद्यालयों में संचालित की जाएगी। इन आवासीय उच्च विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जाएगी। हाल ही में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गोल्डिन ने महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी पर एक शोध किया है। उनकी शोध से परिवर्तन के कारणों के साथ साथ लिंग अंतर के मुख्य स्रोतों का भी पता चलता है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि 19वीं सदी की शुरुआत में कृषि प्रधान समाज से औद्योगिक समाज में परिवर्तन के साथ विवाहित महिलाओं की भागीदारी कम हो गई। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में सेवा क्षेत्र के विकास के साथ कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि होने लगी। गोल्डिन ने इस पैटर्न को संरचनात्मक परिवर्तन के रूप में सामने रखा है। इसमें घर और परिवार के लिए महिलाओं की जिम्मेदारियों के संबंध में विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों को दर्शाया गया है, जिसमें वैतनिक कार्य और परिवार के संयोजन के अवसर, शिक्षा प्राप्त करने
और बच्चों के पालन पोषण से संबंधित निर्णय शामिल हैं। अध्ययन के मुताबिक वैश्विक स्तर पर 80% पुरुषों की तुलना में लगभग 50% महिलाएं ही श्रम बाजार में भाग लेती हैं। इससे करियर की सीढ़ी के शीर्ष पर महिलाओं के पहुंचने की संभावना कम ही होती है। इसके साथ ही पुरुषों और महिलाओं के बीच कमाई के अंतर पर भी प्रोफेसर क्लाउडिया ने कई तथ्य सामने रखे हैं। उनका दावा है कि 20वीं सदी में आधुनिकीकरण तथा आर्थिक विकास का दौर शुरू हुआ। इसके बावजूद पुरुष और महिलाओं की कमाई के अंतर में किसी प्रकार की कमी नजर नहीं आई। वहीं मौजूदा समय में कमाई का यह अंतर एक ही व्यवसाय में पुरुषों और महिलाओं के बीच नजर आता है। ये बड़े पैमाने पर पहले बच्चे के जन्म के साथ उत्पन्न होता है। हालांकि वर्तमान समय में गर्भ निरोधक गोली तक पहुंचने महिलाओं के करियर योजना के लिए नए अवसर प्रदान किए हैं। बताते चले कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला क्लाउडिया गोल्डन हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हासिल करने वाली क्लाउडिया तीसरी महिला है। उनसे पूर्व केवल 2 महिला विद्वानों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। साल 2009 में एलिनोर ओस्ट्रोम और वर्ष 2019 में एस्थर डुफ्लो ने यह पुरस्कार हासिल किया था। हाल ही में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर काउंसिल की बैठक संपन्न हुई। ये जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। जीएसटी परिषद ने प्रस्तावित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव की सिफारिश की है, जिसमें पात्रता एवं आयु के संबंध में संशोधन की बात कही गई है। इसके साथ ही मिलेट्स यानी मोटे अनाज और गुड़ पर जीएसटी दर घटा दी गई है। गौरतलब है कि भारत 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में मना रहा है। सरकार बाजरा के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। परिषद ने सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्लम सुधार की सेवाओं को जीएसटी स्लैब में छूट देने की बात कही है। जीएसटी की 52वीं बैठक में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में 8 अंकों के स्तर पर एक अलग टैरिफ एचएस कोड बनाया गया है। इसके अलावा तटीय मार्ग पर परिवर्तित होने वाले जहाजों को 5% आईजीएसटी का भुगतान करना होगा। गौरतलब है कि जीएसटी एक कर प्रणाली है जिसे 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया था। इसे एक राष्ट्र एक कर के स्लोगन के साथ पेश किया गया था। जीएसटी के तहत करों को 4 टैक्स स्लैब में बांटा गया है। इसमें सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए 5%, 12%, 18% और 28% का टैक्स स्लैब रखा गया है। हाल ही में पीएलएफएस यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का 6ठा संस्करण जारी किया गया। ये रिपोर्ट राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा साझा की गई है। रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि देश में बेरोजगारी दर में कमी देखी गई है। इसी तरह एलएफपीआर यानी श्रम बल भागीदारी दर तथा श्रमिक जनसंख्या अनुपात में भी सुधार नजर आया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में एलएफपीआर साल 2022 में 47.5% था। वहीं आंकड़ा वर्ष 2023 में बढ़कर 48.8% हो गया। इस अवधि के दौरान पुरुषों के बीच एलएफपीआर 73.5% रहा। वहीं साल 2022 की तुलना में 2023 में एलएफपीआर महिलाओं के लिए 20.9% से बढ़कर 23.2% दर्ज किया गया है। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात साल 2022 में 43.9% से बढ़कर वर्ष 2023 में 45.5% हो गई। इस अवधि के दौरान पुरुषों के बीच श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.3% से बढ़कर 69.2% हो गया। वहीं श्रमिक जनसंख्या अनुपात में महिलाओं की भागीदारी 18.9% से बढ़कर 21.1% हो गई। रिपोर्ट में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर में कमी का दावा किया गया है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर साल 2022 में 7.6% से घटकर 2023 में 6.6% हो गई। वहीं पुरुषों के लिए इस अवधि के दौरान ये 7.1% से घटकर 5.9% हो गई। इसके साथ ही महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर बीते वर्ष 2022 में 9.5% से घटकर साल 2023 में 9.1% हो गई। आपको बता दें कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की शुरुआत साल 2017 में की गई थी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा इस पहल को शुरू किया गया था। पीएलएफएस के अंतर्गत श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर के आधार पर प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाया जाता है।
बताते चले कि श्रम बल भागीदारी दर को जनसंख्या में श्रम बल यानी काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या उपलब्ध व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं श्रमिक जनसंख्या अनुपात की बात करें तो इसे जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में जाना जाता है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपने अनोखे स्पेस मिशन के लिए जानी जाती है। हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रह साइकी के लिए मिशन साइकी लॉन्च किया है। मिशन साइकी के तहत अंतरिक्षयान मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजर गामा रे और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग से क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करेंगे। इसके साथ ही मिशन का लक्ष्य ये निर्धारित करना है कि क्या साइकी वास्तव में एक ग्रह का मूल है। नासा के मुताबिक साइकी मिशन लगभग 6 वर्षों में क्षुद्र ग्रह तक पहुंच जाएगा। नासा के मुताबिक ये उल्कापिंड आलू की आकृति का है। इसकी सबसे ज्यादा चौड़ाई 280 किलोमीटर और लंबाई 232 किलोमीटर है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साइकी उल्कापिंड संभवतः लोहा, निकल और अन्य धातुओं से बना है। एस्टेरॉयड साइकी मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करता है। साइकी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 5 पृथ्वी वर्ष लगते हैं। हालांकि अपनी धुरी पर एक बार घूमने में करीब 4 घंटे का समय लेता है। क्षुद्र ग्रह साइकी की बात करें तो यह हमसे करीब 500 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि क्षुद्र ग्रह एक पूर्ण गोला होता तो इसका व्यास लगभग 226 किलोमीटर होता। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि क्षुद्र ग्रह साइकी का सतह क्षेत्र लगभग 1,65,800 वर्ग किलोमीटर है। बताते चले कि साइकी उल्कापिंड की खोज साल 1852 में इटली के खगोल शास्त्री एनिबेल डी गैस्पारिस ने की थी। ग्रीक गॉड के नाम पर इस उल्कापिंड का नाम साइकी रखा गया है। चूंकि ये खोजा जाने वाला 16वां क्षुद्र ग्रह था, इसलिए इसे कभी कभी 16 साइकी भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे सौरमंडल में मौजूद धातु से बने सबसे बड़े उल्कापिंडों में से एक साइकी है। हाल ही में थाईलैंड के महिदोल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे छोटे पौधे पर अनूठी रिसर्च साझा की है। इसमें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से हाइपर ग्रेविटी स्थितियों में वाटरमील का परीक्षण किया गया है। वाटरमील के नमूनों को एलईडी बक्सों में रखा गया था जो प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश की नकल करते हैं। चूंकि इस पौधे का जीवन काल बेहद छोटा होता है, इस कारण शोधकर्ताओं ने महज 5 से 10 दिन के भीतर ही इस पौधे के जीवन चक्र का अध्ययन किया है। ये पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बहुत अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। शोध के मुताबिक ये पौधा अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पोषण और ऑक्सीजन का एक मुख्य स्रोत साबित हो सकता है। वाटरमील पौधे की बात करें तो यह आमतौर पर पानी में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले इस फूल वाले छोटे पौधे का नाम वोल्फिया ग्लोबोसा है। इसे आम बोलचाल की भाषा में वाटरमील कहा जाता है। इसकी लंबाई 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। ये स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जड़ रहित पौधा है। गौरतलब है कि वाटरमील दुनिया का सबसे छोटा बीज देने वाला पौधा है। ये लहरों की क्रिया से प्रभावित हुए बिना शांत पानी में घनी बस्तियों में उगता है। वाटरमील को अक्सर डकवीट के साथ उगते हुए पाया जाता है। इस पौधे का उपयोग मछली, उभयचर, सरीसृप आदि के लिए छलावरण के रूप में किया जाता है। ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। इसका सेवन थाईलैंड में लंबे समय से किया जाता रहा है, इसलिए यह अंतरिक्ष आधारित कृषि के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। बताते चले कि तमाम शोध के बाद भी वैज्ञानिक अब तक किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि इस पौधे के असाधारण गुणों के कारण इसे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उपयुक्त माना जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपना दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित करने के लिए तैयार है। यह स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलसेकर पट्टिनम में स्थित होगा। यह लगभग 2 वर्षों में बनकर तैयार होगा। यह स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित SSLV यानी लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान को समर्पित होगा। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी IN-SPACE के अध्यक्ष ने हाल ही में इस महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है। इस उद्देश्य के लिए लगभग 2000 एकड़ भूमि इसरो को सौंप दी गई है। यह नया लॉन्च पैड विशेष रूप से निजी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगा। यहां से इसरो कोई रॉकेट लॉन्च नहीं करेगा। इसी के साथ नए स्पेस पोर्ट के निकट एक छोटा अंतरिक्ष विनिर्माण पार्क स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जिससे क्षेत्र में निजी अंतरिक्ष उद्योग की क्षमताओं को और बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि वर्तमान में इसरो अपने रॉकेट प्रक्षेपण का संचालन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से करता है। इसकी स्थापना साल 1971 में हुई थी। भूमध्य रेखा से निकटता के कारण इसे भूस्थैतिक उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए एक आदर्श स्थल के रूप में चुना गया था। यहाँ PSLV या GSLV जैसे भारी उड़ानों के लिए 2 लॉन्च पैड स्थित हैं, जबकि छोटे रॉकेट लॉन्च करते समय इसे चुनौती का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि नए स्पेस पोर्ट की आवश्यकता पड़ी।
कुलशेखरपट्टिनम की भूमध्य रेखा से निकटता है। साथ ही यहां से रॉकेट लॉन्च करने पर इसे श्रीलंका द्वीप से गुजरे बिना सीधे दक्षिणी ध्रुव पर भेजा जा सकता है। इसके पहले श्रीहरिकोटा से लॉन्च करने पर छोटे रॉकेट को श्रीलंका से गुजरना पड़ता था। इससे रॉकेट बहुत सारा ईंधन खो देते थे और इनकी पेलोड क्षमता में भी कमी आ जाती थी। आपको बता दें कि SSLV 3 चरण वाले प्रक्षेपण यान हैं, जिन्हें 500 किलोग्राम तक के उपग्रहों को 500 किलोमीटर की समतल कक्षा में लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में जलवायु संबंधित सूचना और सेवाओं के लिए भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहल की शुरुआत की है। इसे NFCS यानी नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज नाम दिया गया है। NFCS जलवायु सेवाओं की आवश्यकता रखने वाले विभिन्न एजेंसियों के साथ काम करेगा। इसमें जल विज्ञान, बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा, परिवहन, बांध और सिंचाई जैसे विभाग शामिल हैं। NFCS का लक्ष्य भूमि और समुद्र पर अवलोकन नेटवर्क को मजबूत करना और डेटा प्रवाह में सुधार करना है। राष्ट्रीय स्तर पर NFCS की शुरुआत वैश्विक स्तर पर मौजूद GFCS यानी ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की तर्ज पर की गई है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर के अनुरूप ही राष्ट्रीय ढांचा देश विशिष्ट मौसम और हितधारक की जरूरतों पर आधारित है। भारत में राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण और कार्यान्वयन की नोडल एजेंसी IMD यानी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के नेतृत्व में हो रहा है। वहीं GFCS की बात करें तो ये जलवायु सूचना और सेवाओं के उत्पादन और बेहतर उपयोग के लिए वैश्विक स्तर पर सरकारों और संगठनों की साझेदारी है। GFCS का उद्देश्य तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी की नमी और समुद्र की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण मौसम मापदंडों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस से उच्च गुणवत्ता वाले डेटा उत्पन्न करना है। इन मापदंडों के आधार पर दीर्घकालिक अनुमान और परिदृश्य बनाए जाते हैं। GFCS के 5 प्रमुख घटक हैं। इनमें अवलोकन तथा निगरानी, अनुसंधान, मॉडलिंग तथा भविष्यवाणी, जलवायु सेवा सूचना प्रणाली, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्लेटफॉर्म और क्षमता निर्माण शामिल हैं। हालांकि मौजूदा समय में GFCS मुख्य रूप से कृषि और खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जल और आपदा जोखिम की दिशा में कार्य कर रहा है। हाल ही में एम्फीबियन रेड लिस्ट अथॉरिटी द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन उभयचरों के लिए खतरा बनता जा रहा है। इन उभयचरों में मेंढक, सैलामेंडर और सिसिलियन मुख्य रूप से शामिल हैं। अध्ययन में कुल 8000 से अधिक उभयचर प्रजातियों के विलुप्त होने का आकलन किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि हर 5 उभयचर प्रजातियों में से 2 आश्चर्यजनक से विलुप्त होने की कगार पर हैं। वहीं 2004 से 2022 के बीच कुछ गंभीर खतरों के कारण 300 से ज्यादा उभयचर विलुप्त हो गए। पर्यावरण में बदलाव के प्रति संवेदनशील होने के कारण इनमें से 39% उभयचरों के विलुप्त होने में जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण बताया जा रहा है। कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास के कारण इनके निवास स्थल का विनाश हो रहा है, जो कुल प्रजातियों में से 93% को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त चिट्रिड फंगस और अत्यधिक दोहन के कारण होने वाली बीमारी भी इनकी स्थिति में गिरावट के कारण है। अध्ययन के अनुसार इन सभी उभयचर प्रजातियों में से लगभग 41% वर्तमान में विश्व स्तर पर खतरे में हैं। इन प्रजातियों को क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वल्नरेबल की श्रेणी में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि उभयचर कार्बन भंडारण पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन उभयचरों पर जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासरत हैं। आवास संरक्षण और प्रबंधन के कारण 63 प्रजातियों की स्थिति में सुधार हुआ है। हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में 2013 से 2020 के बीच उत्तर प्रदेश में गंगा घाघरा बेसिन के सिंचाई नहरों से डॉल्फिन के सफल बचाव पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट का शीर्षक रेस्क्यूइंग गंगेज रिवर डॉल्फिन्स फ्रॉम इरिगेशन कनाल्स इन उत्तर प्रदेश, नॉर्थ इंडिया 2013-2020 है। रिपोर्ट में इनके बचाव कार्यों की रूपरेखा के अलावा इनके व्यवहार और जनसांख्यिकी के बारे में भी बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कुल 24 बचाव अभियान चलाए गए, जिनमें से 19 सफल रहे। इनमें से 14 मादा डॉल्फिन और 10 नर डॉल्फिन हैं। इन डॉल्फिन की शरीर की कुल लंबाई 128 से 275 सेंटीमीटर के बीच पाई गई है। बांधों और बैराजों को डॉल्फिन के आवास के लिए महत्वपूर्ण खतरा माना गया है। बांधों के निर्माण से शिकार की तलाश में या बैराज गेट से अचानक पानी छोड़े जाने पर सिंचाई नहरों में चले जाते हैं। इसके कारण उन्हें तेजी से घटते पानी, मानव हस्तक्षेप जैसे अन्य खतरों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा नदी डॉल्फिन है। IUCN के रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग यानी IWC के अनुसार खतरों से बचाने के लिए इन्हें त्वरित और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।
डॉल्फिन को बैराजों से बचाने के लिए ध्वनि उपकरणों या पिंगर्स का उपयोग करने के लिए पायलट योजना की सिफारिश की गई है। हाल ही में पश्चिमी घाट में बसे वायनाड पठार में ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। शोध के निष्कर्ष एल्सेवियर ग्रुप द्वारा जर्नल ऑफ एशिया पैसिफिक बायोडायवर्सिटी में प्रकाशित किए गए हैं। शोध की गई ड्रैगन फ्लाई की इस प्रजाति को रेड रम्ड हॉकलेट के नाम से जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एपिथेमिस वेनाडेंसिस है। रेड रम्ड हॉकलेट अपने गहरे पिगमेंटेशन, पेट पर सीमित लाल रंग और पीले एंटीह्यूमरल धारी की अनुपस्थिति के कारण अलग दिखता है। ये विशेष रूप से अक्टूबर के महीने में उड़ती है और नवंबर की शुरुआत में दिखाई नहीं देती है। इनका शेष वर्ष जलीय लार्वा चरण में बीतता है। खोजी गई नई प्रजाति वायनाड के जंगली इलाके के पास के दलदल और पश्चिमी घाट के नीलगिरी कुर्ग के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। आपको बता दें कि खोज की पुष्टि करने के लिए प्रजाति का डीएनए विश्लेषण किया गया। ये प्रजाति ज्ञात प्रजातियों से आश्चर्यजनक रूप से 12% आनुवंशिक रूप से अलग है। आमतौर पर 2% आनुवंशिक भिन्नता एक नई प्रजाति की उपस्थिति का संकेत देती है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये भारतीय ड्रैगन फ्लाई का पहला उदाहरण है जिसके आनुवंशिक साक्ष्य इसके रूप या संरचना में भेदों का समर्थन करते हैं। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पूसा 44 धान किस्म की खेती पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। पंजाब सरकार द्वारा किस्म के प्रतिबंधन के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। भूजल की कमी सबसे महत्वपूर्ण वजह है। सरकार का लक्ष्य इस किस्म पर प्रतिबंध लगाकर 1 महीने के लिए सिंचाई के पानी का संरक्षण करना है। गौरतलब है कि पंजाब भूजल की कमी से जूझ रहा है। राज्य के 141 कृषि विकास खंडों में से 102 को डार्क जोन घोषित किया गया। यहां भूजल की कमी की दर पुनर्भरण की दर से अधिक थी। इसके अलावा यह किस्म राज्य में लंबे समय से चली आ रही पराली जलाने की समस्या को बढ़ाने के लिए भी जानी जाती है। पूसा 44 किस्म की बात करें तो ये एक लंबी अवधि वाली किस्म है। इसे तैयार होने में करीब 160 दिन का समय लगता है। अन्य किस्मों की तुलना में ये लगभग 35 से 40 दिन का अधिक समय लेती है। साथ ही इसमें सिंचाई के 5 से 6 अतिरिक्त चक्रों की आवश्यकता होती है। गौरतलब है कि पूसा 44 को 1993 में दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित किया गया था। शुरुआती दौर में राज्य के कम हिस्सों में इस फसल की बुआई की गई थी। हालांकि अधिक पैदावार प्राप्त होने के कारण धान की इस किस्म को राज्य के अन्य क्षेत्र में बढ़ाया गया। आंकड़ों के मुताबिक साल 2010 के अंत तक धान की खेती में लगभग 70 से 80% क्षेत्र में पूसा 44 का प्रयोग किया गया था। हालांकि वर्ष 2022 में राज्य के महज 22% क्षेत्र में इस किस्म की खेती की गई है। इन दिनों विश्व के अलग अलग कोनों में लोग बाढ़ की समस्या से ग्रस्त हैं। इसी बीच वर्ल्ड बैंक ने बाढ़ से संबंधित एक चौंकाने वाली रिपोर्ट साझा की है। इसमें दावा किया गया है कि साल 1985 के बाद बाढ़ वाले क्षेत्रों में मानव बस्ती में करीब 122% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण अधिक लोग जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली जल आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नेचर जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ क्षेत्रों की तुलना में सुरक्षित क्षेत्रों में 80% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही अध्ययन में बताया गया कि अधिकांश देशों में, विशेष रूप से पूर्वी एशिया में, उच्च बाढ़ क्षेत्रों में अधिक बस्तियां बसाई गई हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जैसे जैसे देश आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहे हैं, वैसे ही ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। अध्ययन के मुताबिक बाढ़ क्षेत्रों में वृद्धि की समस्या मध्यम और निम्न आय वाले देशों में अधिक देखी जा रही है। वहीं विकसित राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में बाढ़ क्षेत्रों की तुलना में सुरक्षित क्षेत्रों की अधिक वृद्धि देखी जा रही है। इसके अलावा चीन और वियतनाम ने पिछले 30 वर्षों में अपनी बसावट सीमा को 3 गुना से अधिक बढ़ाया है। साथ ही भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में 89% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं भारत में बाढ़ की हालात की बात करें तो यहां बाढ़ से 75 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित है। हाल ही में लैंसेट जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट में स्ट्रोक की गंभीर स्थिति पर चिंता प्रकट की गई है। इस रिपोर्ट को विश्व स्ट्रोक संगठन और लैंसेट न्यूरोलॉजी आयोग ने संयुक्त रूप से प्रकाशित किया है। इसके अनुसार 2050 तक प्रतिवर्ष लगभग 10 मिलियन मौतें हो सकती हैं। स्ट्रोक मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को प्रभावित करता है। आपको बता दें कि मस्तिष्क की किसी नस में रक्त का प्रवाह ठीक से न होने, नस के फट जाने या ब्लॉकेज की वजह से मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और तेजी से नष्ट होने लगते हैं। इसी कारण स्ट्रोक की समस्या उत्पन्न हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में स्ट्रोक से होने वाली मौतों की संख्या 6.6 मिलियन थी।
जबकि साल 2050 तक इसके 9.7 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है। इस बात का भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्ट्रोक से होने वाली मौतों का योगदान 86% से बढ़कर 91% हो जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में वैश्विक स्ट्रोक से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा हिस्सा एशिया में था, जो लगभग 61% था। माना जा रहा है कि 2050 तक ये बढ़कर लगभग 69% हो जाएगा। वहीं अफ्रीकी देशों में 2020 में मौतों की संख्या 6% थी, जबकि 2050 में इसके 8% तक बढ़ने की उम्मीद है। यदि इस क्षेत्र में आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है तो 2050 तक इन मौतों में लगभग 2 मिलियन की वृद्धि देखने को मिल सकती है। हालांकि इस संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कुछ सिफारिशें दी हैं। इन सिफारिशों में इसके लिए पर्याप्त रोकथाम और उपचार के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। इसके लिए लागत प्रभावी निगरानी प्रणाली भी स्थापित की जानी चाहिए। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली और लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है। चुनावी गहमागहमी के बीच छत्तीसगढ़ में पीवीटीजी यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना है। दरअसल हाल ही में प्रदेश में बैगा समुदाय राज्य में आवास अधिकार पाने वाला दूसरा समूह बन गया है। बैगा से पूर्व यह अधिकार केवल कमार समुदाय को प्राप्त था। आंकड़ों के मुताबिक 6,483 लोगों की आबादी वाले कुल 19 बैगा गांवों को आवास अधिकार दिए गए हैं। अगर बैगा समुदाय की बात करें तो ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर जिलों में निवास करता है। वहीं भारत में ये 8 राज्यों में निवास करते हैं। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। गौरतलब है कि बैगा जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश में निवास करती है। आपको बता दें कि पर्यावास अधिकार पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक आजीविका और पारिस्थितिक ज्ञान की रक्षा और प्रचार करते हैं। साल 2006 में अधिनियमित एफआरए यानी वन अधिकार अधिनियम ने पीवीटीजी समूह को विशेष अधिकार दिए थे। इसके तहत आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन संसाधनों के उपयोग का अधिकार दिया गया है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास तथा अन्य सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे। गौरतलब है कि पीवीटीजी के तहत वो जनजातीय समूह आते हैं जो अधिक असुरक्षित हैं। साल 1973 में ढेबर आयोग ने पीटीजी यानी आदिम जनजातीय समूह को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया था। हालांकि साल 2006 में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी कर दिया। मौजूदा समय में भारत में कुल 75 जनजातीय समूह पीवीटीजी ग्रुप में शामिल हैं। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, श्रेष्ठ योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा कथन, इसका लाभ अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को मिलेगा। तीसरा कथन, इसके तहत लगभग 3000 बच्चों का चयन किया जाएगा। और चौथा कथन, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए बच्चों को चुना जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन गलत हैं। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 4 या फिर डी कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसे वर्ष 2017 में पहली बार जारी किया गया था। दूसरा कथन, इसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा साझा किया जाता है। और तीसरा कथन, इसके माध्यम से देश में श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर, बेरोजगारी दर का अनुमान लगाया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलशेखर पट्टिनम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राज्य केरल में कुलशेखर पट्टिनम स्थान मौजूद है। दूसरा कथन, यह स्थान भूमध्य रेखा के नजदीक है। और तीसरा कथन, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट इसी स्थान पर स्थापित होगा। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे, रेड रम्ड हॉकलेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति है। कथन 2, ये मुख्य तौर पर पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और कथन 3, इसका वैज्ञानिक नाम एपिथेमिस वेनाडेंसिस है। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, बैगा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन,
ये समुदाय विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी में शामिल है। दूसरा कथन, ये जनजाति केवल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और तीसरा कथन, ये छत्तीसगढ़ में आवास अधिकार पाने वाला दूसरा समूह है। इनमें से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवाल के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करें www.drishtiis.com पर। साथ ही दृष्टि IAS के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस की 91वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्ष वायुसेना दिवस परेड प्रयागराज के वायुसेना स्टेशन बमरौली में आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि इस साल इसकी थीम एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज है। ये पहली वायुसेना दिवस परेड है जिसकी कमान महिला अधिकारी शालिजा धामी द्वारा संभाली गई। इस अवसर पर नए ध्वज का अनावरण भी किया गया। इससे पहले कि भारतीय वायुसेना के ध्वज में ऊपरी बाईं ओर यूनियन जैक और फ्लाई साइड पर RIAF राउंडेल शामिल था। आजादी के बाद यूनियन जैक को भारतीय तिरंगे से और रॉयल एयरफोर्स राउंडल्स को IAF तिरंगे राउंडेल से प्रतिस्थापित कर दिया गया था। नए ध्वज के ऊपरी दाईं कोने में फ्लाई साइड की ओर वायुसेना क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते शब्द लिखा है। अशोक चिन्ह के नीचे एक हिमालय ईगल है जिसके पंख फैले हुए हैं। ये भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को दर्शाता है। हल्के नीले रंग का वलय हिमालय ईगल को घेरता है जिस पर भारतीय वायुसेना शब्द और आदर्श वाक्य लिखा गया है। हाल ही में CSIR NISCPR द्वारा CSIR का 82वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर तकनीकी प्रगति में CSIR प्रयोगशालाओं द्वारा निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डाला गया। साथ ही CSIR NISCPR की पहली द्विवार्षिक रिपोर्ट 2021-2023 को भी जारी किया गया। इस दौरान ऊर्जा के गलत तरीके के उपयोग को जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का कारण बताया गया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, पुरस्कार वितरण और सेवानिवृत्त कर्मचारियों का अभिनंदन भी व्यक्त किया गया। CSIR का ये स्थापना दिवस भविष्य में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। आपको बता दें कि CSIR NISCPR नई दिल्ली में स्थित है और 2021 में यह अस्तित्व में आया था। ये भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है जो विज्ञान, संचार और नीति अध्ययन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है। हाल ही में डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिल गई है। समझौते का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों से संबंधित सूचनाओं के सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। दोनों देशों के बीच यह समझौता 5 वर्षों के लिए किया गया है। ये दोनों देशों के नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ डिजिटल सदी में उनकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इसके माध्यम से IT क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2019 में साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर दोनों देशों के लिए रोड मैप तैयार किया गया था। रोड मैप के तहत दोनों देश डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर महत्वाकांक्षी द्विपक्षीय सहयोग कर रहे हैं। इनमें मुख्य रूप से सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र शामिल हैं। हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने झारखंड में हेल्प नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य महिलाओं को मान्यता प्राप्त एजेंटों के रूप में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाना है। ये एजेंट्स रोग नियंत्रण, पशु टैगिंग और पशुधन बीमा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। आपको बता दें कि हेल्प का पूरा नाम एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन यानी पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट है। ये पशुधन स्वास्थ्य, विस्तार सेवाओं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे संभावित रूप से पशुधन उत्पादकता और ग्रामीण विकास में सुधार होगा। योजना से किसानों के दरवाजे तक पशु चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही ये पशु सखियों को भी सशक्त बनाएगा। गौरतलब है कि बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड में ये योजना पहले से ही शुरू हो चुकी है। हाल ही में 2023 के चक्रवात अभ्यास के संस्करण का भारतीय नौसेना द्वारा गोवा में आयोजन किया गया। इसमें हिंद महासागर क्षेत्र के 8 देशों को शामिल किया गया। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में एक सेमिनार, एक टेबल टॉप अभ्यास और एक बहु एजेंसी क्षमता प्रदर्शन शामिल था। अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जैसे अन्य विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियां शामिल थी। इस वर्ष के अभ्यास का लोगो ये दर्शाता है कि AJHE सभी एजेंसियों द्वारा संयुक्त और एकीकृत कार्रवाई पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि चक्रवात एक वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। इसमें मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सामूहिक और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने पर जोर दिया जाता है। इस अभ्यास को साल 2016 से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना द्वारा बारी बारी से आयोजित किया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया गया। ये दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है।
आपको बता दें कि ये एक वैश्विक कार्यक्रम है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य अंधापन और दृष्टि हानि की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। साथ ही कार्यस्थल पर लोगों को उनकी दृष्टि की सुरक्षा के महत्व को समझने में मदद करना है। इस वर्ष इस दिवस की थीम लव योर आईज एट वर्क यानी काम के समय अपनी आंखों से प्यार करना है। आपको बता दें कि ये दिवस साल 2000 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। शुरुआत में इसे लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा साइट फर्स्ट कैंपेन के हिस्से के रूप में मनाया गया था। वर्तमान में इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस अलोंगसाइड द्वारा समन्वित किया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो गगनयान मिशन से पहले 21 अक्टूबर को कई परीक्षण उड़ानों में से पहली उड़ान को अंजाम देगा। इस परीक्षण को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित किया जाएगा। इसमें क्रू मॉड्यूल या यान के उस हिस्से का परीक्षण किया जाएगा जहां भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रखा जाएगा। इस परीक्षण का मकसद क्रू मॉड्यूल को बाहरी अंतरिक्ष में लॉन्च करना है। इसमें CES यानी क्रू एस्केप सिस्टम का भी परीक्षण होगा, जो अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में जाते समय किसी भी प्रकार की समस्या होने पर अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। परीक्षण का नाम TVD-1 यानी टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन है। गौरतलब है कि इस परीक्षण की सफलता मानव रहित गगनयान मिशन का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथ ही मानविक मिशन के लिए अगले साल एक उड़ान परीक्षण किया जाएगा। इसमें महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र को शामिल किया जाएगा। इन दिनों विश्व इजराइल हमास युद्ध की आग में झुलस रहा है। ऐसे में तमाम देश इस लड़ाई में फंसे अपने नागरिकों को बाहर निकालने के कवायद में जुट गए हैं और भारत ने भी युद्ध क्षेत्र में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत इजराइल और फिलिस्तीन से भारतीय नागरिकों की वतन वापसी होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार द्वारा विशेष चार्टर्ड उड़ानों के माध्यम से भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा प्रदान की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर भारतीय नौसेना के जहाजों को भी सेवा में लगाया जाएगा। हाल ही में REC लिमिटेड द्वारा सुगम REC मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसके जरिए निवेशक अपने ई-बॉन्ड प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही नए निवेश के लिए आवेदन और KYC अपडेट करने से संबंधित महत्वपूर्ण फॉर्म डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा वे कॉल, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से REC के निवेशक सेल से भी जुड़ सकेंगे। इस मोबाइल एप्लीकेशन को एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। आपको बता दें कि REC लिमिटेड ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी है। हाल ही में इचनॉस पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक सांप के सबसे पहले जीवाश्म के निशान दक्षिण अफ्रीका से बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि ये प्लेस्टोसिन युग का है। ये संभावना जताई जा रही है कि ये 93,000 और 83,000 साल पूर्व का होगा। प्राप्त हुए जीवाश्म के निशान के आधार पर ये माना जा रहा है कि ये पफ एडर प्रजाति से संबंधित सांप है। आपको बताते चले कि पफ एडर भारी मोटे सेट वाले सांप होते हैं जिनकी औसत लंबाई 1 मीटर से कम होती है। वो ज्यादातर रेक्टिलिनियर गति का उपयोग करते हैं। एक रैखिक, कभी कभी थोड़ा लहरदार निशान छोड़ते हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।